किताब पे जो भूमिका लिखे हुए हैं वो डॉक्टर विकास प्रसाद हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ये सम्राट अशोक के विचार से भारत को काटने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसका भी खुलासा थोड़ा सा खुलासा इस बुक में है। अगर दर्शक ये मेरी केवल अपनी सोच नहीं है, ये सामने आशीष भाई देख रहे हैं, आज इंटरव्यू ले रहे हैं। ये ऐसे लोगों का एक पूरा टीम है दिल्ली में जो इस पे हमको सहयोग करता है। और ये केवल मेरा विचार नहीं है, ये तमाम पूरे समाज का, पूरे देश से प्यार करने वाले लोगों का सामूहिक विचार है जो इसमें संजोया गया है। ये अखंड भारत का जो परिकल्पना है उसको साकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया पहली बार। बिल्कुल। सम्राट अशोक महान वैश्विक स्तर पे भारत को स्थापित किए। इसको प्यार करेंगे, इस आइडियोलॉजी को, तो हम लोग इस पे आगे बढ़ते। जय भारत, जय संविधान। मैं आशीष कुमार, आप सभी का स्वागत है यूथ डायलॉग्स यानी युवा संवाद में। और आज हमारे साथ है हमारे प्रिय मित्र हेमंत कुमार जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। और हाल ही में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई है प्रबुद्ध राष्ट्रवाद, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित बुक है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रबुद्ध राष्ट्रवाद जो बुक है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसको लिखने में क्या क्या कठिनाई रही, उन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एडवोकेट साहब अपना संक्षिप्त परिचय दें। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार, जय भारत जय संविधान। मेरा नाम एडवोकेट हेमंत कुमार है। मैं दिल्ली के सारे कोर्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कानून का मैं अपने क्लाइंटों का पक्ष रखता हूँ और वकालत करता हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। बेसिकली अगर मेरे एजुकेशन के बारे में अगर जाएंगे तो मेरी जो प्राथमिक स्कूलिंग हुई है वो महावीरी सरस्वती शिशु मंदिर, और उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, ये अपने प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी द्वारा एक इनिशिएटिव ली गई जो गांव के ग्रामीण बच्चों, ऐसे अनप्रिविलेज लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, बिल्कुल, और बहुत उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया करवाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। और मेरी जो आगे की पढ़ाई हुई जवाहर नवोदय विद्यालय से ही। मैं कहूंगा कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है तो नवोदय विद्यालय का है। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे देखो सबसे पहली चीज क्या है कि बुक के बारे में, क्या बुक के अंदर क्या, उसके लिए तो इसको पढ़ना पड़ेगा और इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। तो मैं जानूंगा इसके पीछे की पूरी जो आपका स्ट्रगल है उसके बारे में। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बुक को लिखने के लिए और ये जो आपकी विचारधारा है इसको लिखने के लिए आपको प्रेरणा स्रोत क्या था? देखिए, जिस परिवेश से हम लोग बिलोंग करते हैं, है ना, मेरे पिताजी गांव में रजिस्ट्री कचहरी में, निबंधन कार्यालय में एक डीड राइटर है और साथ में कृषि का काम भी करते हैं। हम लोग परिवार में 4 भाई 2 बहनें, बड़ा परिवार था। लेकिन जो अभी भी भारत का जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो भारत के असली मूल निवासी हैं, उनके दिलों में आज भी देश का जो दर्द है और देश की जो चिंता है वो सर्वप्रथम रहता है। तो मेरी जाहिर सी बात है, मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसे परिवेश में हुई जो शुरू से मैं आर्मी में जाना चाहता था। मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं। तो उस समय क्या हुआ कि ये ऐसा एक माहौल में अपब्रिंगिंग हुआ जिसके कारण हमेशा देश भावना और देश के प्रति प्रेम, उसको प्राथमिकता हम लोग दिए। और वही कारण है कि मन से कुछ निकला। इस भारत के इतने जो दिन प्रतिदिन इसके भारतीयता की भावना जो क्षरण होते जा रही है लोगों के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक दर्द था जो छलक कर आया इस किताब के रूप में। मेरा प्रेरणा तो वहीं से आया। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक जैसे मैं भी एक पुस्तक जो है वो लिखने वाला, मतलब आधा से ज्यादा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द ही हम उसको प्रकाशित करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आपने इसकी भूमिका ली, क्योंकि सबसे मेन होता है ना पुस्तक में, मुझे ऐसा लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज होता है ना वो उसकी भूमिका होता है, उसको कैसे लिखा जाए, उसमें क्या क्या परेशानी, फिर आपने कैसे उसको सिलेक्ट किया कि किस तरीके से लिखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो आशीष भाई, आपको कलम उठाने के लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूँ,
कि जैसे आप लोग जैसे यूथ जब लिखेंगे अपने इतिहास को, तभी अपना भविष्य भी सुनहरा होगा। अपने चीजों को लिखेंगे, और आज के युवा लिखने और पढ़ने की जो ट्रेडिशन है उसको भूलते जा रही है। आजकल रील्स में ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, तो यूथ को आना चाहिए लिखने पढ़ने पे। जहां तक आपकी एक बात हुई कि किताब में लिख रहा हूँ, उसकी भूमिका की जो बात है, तो इस किताब पे जो भूमिका लिखे हुए हैं वो डॉक्टर विकास प्रसाद हैं, जो पीएचडी स्कॉलर है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। बिल्कुल, उनके द्वारा ये भूमिका लिखी हुई है। लेकिन किसी भी भूमिका को कोई भी जब अनुभवी आदमी लिखता है तो उस किताब को ए से जेड तक अध्ययन करता है, प्रथम पन्ने से लेकर निचले पन्ने तक अध्ययन करता है, और उसमें जो सार गर्भित उसका दर्शन होता है वो भूमिका में होता है, और भूमिका पढ़ के ही लोगों को समझ में आ जाती है कि इसमें है क्या। तो उसके लिए तो पूरे किताब की अध्ययन करनी पड़ती है, तब जाके एक भूमिका, सटीक भूमिका, वो सफल भूमिका निखर के आती है। दूसरा चीज ये है कि जैसे अगर हम भूमिका लिखते हैं, अक्सर अगर आपने देखा होगा ज्यादातर जो है वो बुक्स हैं, किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो जो भूमिका लिखी जाती है वो कहीं ना कहीं वो लोग चुने जाते हैं जो बहुत चर्चित होते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या भूमिका लिखने के लिए बहुत चर्चित लोग होना आवश्यक है, या फिर ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध है उनका होना जरूरी है? देखिए, मैं तो कोई एकेडमिक पर्सन नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ, और वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें आप लिखने पढ़ने से इतर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि भूमिका लिखने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है, जरूरी नहीं है। देखिए, डिग्रियां कभी आपके अनुभव और सफलता की मापक नहीं है। बिल्कुल, डिग्री केवल ये मापक है कि आप उतने स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं। माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपकी बात सुन के मुझे एक शेर याद आ गया। बिल्कुल, कि डिग्रियां तो महज तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वो है जो किरदार में झलके। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। वही मेरा संदर्भ था कि हमारे देश में भी, भारत के इतिहास में भी, अब संत कबीर को आप देख लीजिए, कौन सी डिग्री थी उनके पास, कोई भी डिग्री और कब स्कूल हो गए थे। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज सुधारक हैं जिनके बहुत उच्च कोटि के फिलोसफर हो रहे हैं भारत में, लेकिन उनको स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला, उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। तो सीधी सी बात है, कोई भी जो समझ रखता है, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस विषय का समझ रखने वाला इंसान जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो कोई पीएचडी स्कॉलर हो या फिर कोई बहुत चर्चित हो, लेकिन जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस विषय का ज्ञान उसको होना जरूरी है, ये महत्व होता है। वही एक अच्छा भूमिका भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज एक है, मैं आपको एक चीज जानना चाहता था। एक तो ये जो हमारी पुस्तक है ये बहुत ही कम पेज में से आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर कोई भी चाहे, पढ़ने वाला ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे में से अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा वकील साहब कि जो आपने प्रबुद्ध राष्ट्रवाद यानी भारत की असली पहचान, ये जो पुस्तक लिखी है, अगर इससे आजकल का जो टाइम है ना, कि आप कहना जैसे रील्स वगैरह का टाइम है, या वीडियो को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और जो आपकी जो रीडिंग स्किल जो आज के टाइम की है वो बहुत कम होती जा रही है। तो मैं ये चाहूंगा, क्या ये पुस्तक या इससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि अगर आप इसको वीडियो के माध्यम से अगर इसे पार्ट बाय पार्ट अगर समझा सकते हैं? इस पर क्या सुझाव है आपका? बिल्कुल, इस सुझाव को तो मैं स्वागत करता हूँ, और मेरा आप लोग से भी निवेदन है कि आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले, और आप एक अच्छे टीचर भी हैं, तो इस काम में मेरा सहयोग करेंगे, है ना। और मैं उम्मीद ये करता हूँ अपने पाठकों से कि आप इस बुक पे रिव्यू दीजिए, क्योंकि ये पुस्तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको हम एक पुस्तक का नाम ले। ये कंप्लीटली आइडियोलॉजी है, बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अब थोड़ा सा मैं इस पे विस्तृत जाऊंगा आपके प्रश्न के उत्तर। ये आइडियोलॉजी अभी देश में इसलिए जरूरी है कि भारत जिस बेसिक फंडामेंटल पे टिका हुआ है वो यही आइडियोलॉजी है। लेकिन सरकार, आज तक की किसी सरकारें आती गई, पार्टियां बदलती गई, लेकिन कोई सरकार ये नहीं बताया कि आपके जो तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लिया गया है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। बिल्कुल, जो आपके प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को बनाया गया है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तब जाके ऐसे समय में जरूरत हो जाती है कि सम्राट अशोक के महान का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या था, उस पर चर्चा परिचर्चा हो, और उसका कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लिया जाए। एक मात्र इनिशिएटिव मात्र है, एक बूंद है, आगे तो पूरा महासागर में काम करना बाकी है। और ये आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, तमाम देश के जो युवा हैं,
जो देश के संविधान से प्यार करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर से प्यार करते हैं, नेहरू से प्यार करते हैं, गांधी से प्यार करते हैं, सम्राट अशोक महान से प्यार करते हैं, वैसे लोग करेंगे। भगत सिंह से प्यार करते हैं, जो अपने फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको पता है कि ये आजादी कितना अनमोल है, कैसे इस आजादी को हम लोग पाए हैं, बिल्कुल उसको बचाने की जरूरत है। ये महज एक बुक नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है जिसकी ये प्रारंभ है, लेकिन अंत बहुत सुंदर होने वाला है और आने वाला भारत का ये भविष्य है, प्रबुद्ध राष्ट्रवाद। बिल्कुल। जैसा कि आपने सुझाव दिया कि इस पर यानी जितने भी हमारे साथी हैं या जो भी मतलब अलग अलग चैनल चला रहे हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो या फिर जो रिव्यू वाले चैनल हैं, वो एक बार इस पुस्तक को पढ़ें और इस पे रिव्यू जरूर दें अपना। और मैं अपने जितने भी हमारे युवा संवाद यानी जो यूथ डायलॉग्स के जो भी व्यूअर्स हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक आइडियोलॉजी है जिसको आप जरूर पढ़ें और बहुत ही कम कॉस्टिंग में है और इसका जितना भी ज्यादा पैसा है वो कहीं ना कहीं डोनेशन में जा रहा है, समाज की भलाई के लिए जा रहा है। तो आप लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और ये जो प्रबुद्ध राष्ट्रवाद है ये इजिली अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये कई जगह पब्लिकेशन पे अवेलेबल भी है और अभी हाल ही में जो हम जगह जगह जो महोत्सव वगैरह होते हैं वहां पर भी इसका चर्चा करते हैं इस पुस्तक का। तो और इस पर हम भी बहुत जल्दी रिव्यू देने वाले हैं आपको। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजों को समेटने की कोशिश की है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पहली बात तो ये आइडियोलॉजी की पुस्तक है, ये कोई पुस्तक नहीं है, एक आइडियोलॉजी है जिसको इस भारत की जरूरत है। बिल्कुल, भारत की यूथ को जरूरत है। ये पढ़ने से आपको समझ में आएगा। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं, अगर कोई यूथ है जो पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहा है लेकिन भारत के भारतीयता मूल्यों को लेकर कैसे जाना है, बिल्कुल उसकी एक समझ विकसित होगी। तो इसलिए ये जरूरी है। दूसरी बात कि ये अखंड भारत का जो परिकल्पना है उसको सरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया पहली बार। बिल्कुल, सम्राट अशोक महान वैश्विक स्तर पे भारत को स्थापित किए, लेकिन आज के समय में अगर अखंड भारत हम बनाने का जब बात करेंगे तो सम्राट अशोक महान की पॉलिटिकल फिलॉसफी ही है जिससे आप अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। आज चाहे भारत की हमला करके पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, संभव नहीं हो। आज चाहे रसिया की भारत किसी देश पे कब्जा कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। अमेरिका चाहे कि कहीं कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये वैचारिक रूप से हो सकता है और तब हमारे सम्राट अशोक महान ने किया। और पूरे विश्व में आज भी हम सोशल मीडिया का युग, हम लोग देखते हैं, कभी वियतनाम में सम्राट अशोक के पिलर्स मिलते हैं, बिल्कुल, कभी चाइना में मिलते हैं, कभी जापान में मिलते हैं, ये तो पूरा देश जानता है। तो जब हम खुद बताएंगे कि सम्राट अशोक महान का ये देश जन्मभूमि ये भारत ही है, तो पूरा विश्व तो आपको स्वीकार करने के लिए रेडी है। आप विश्व गुरु उसी समय बन पाएंगे ना। आप ग्लोबल लीडर कैसे बनेंगे? जब आप अपने इतिहास को जानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या है, ये भारत के विश्वविद्यालयों में सम्राट अशोक का विमर्श कहीं नहीं है। उनका किसी भी पाठ्यक्रम में उनके सिद्धांत नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, 2 लाइन में खत्म किए जाते हैं, वो भी नेगेटिवली उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जब तक भारत अपने इस हीरो को पॉजिटिव तरीके से विश्व के सामने नहीं रखेगा, अपनाएगा नहीं, अपने पितामह को पितामह का दर्जा नहीं देगा, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, भारत के हर एक स्कूल्स में पाठ्यक्रमों के विषय में सम्राट अशोक महान के सिद्धांत होने चाहिए। सम्राट अशोक महान के केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं, सम्राट अशोक महान कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, क्योंकि ये भारत जो लोक कल्याणकारी राज्य अपने आप को कहता है वो कहाँ से आया? सम्राट अशोक महान से आया। जो चक्र है वो कहाँ से आया? सम्राट अशोक से आया। जो सत्यमेव जयते जो है वो सम्राट अशोक का सिंबल है। तो जब भारत का संविधान इसको अपना रहा है तो भारत की सरकार इसको प्रचारित प्रसारित क्यों नहीं कर रही है कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? अगर सरकारें नहीं कर रही हैं तो ये नैतिक ड्यूटी बन जाता है हर एक यूथ का कि वो इस बात को प्रचारित प्रसारित करे, क्योंकि ये भारत को बचाने का युद्ध है। बिल्कुल।
और ये वैसे भी है, अगर इतिहास में अगर जाते हैं तो सम्राट अशोक महान कोई ऐसी महान नहीं थे। उन्होंने जब कलिंग युद्ध किया था उसके बाद जब उन्होंने अहिंसा को अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना सेनाओं को वो बिल्कुल ही मतलब बंद कर दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने सेनाओं का कंटिन्यू रख रखाव किया था, हर चीज मेंटेन की। बस इतना अंतर था कि पहले वो जहाँ अटैक वाली कॉन्सेप्ट था उसको अटैक से डिफेंस में, और आज हमारी जितनी भी जो डिफेंस की है ना वो सारी की सारी उनकी ही नीतियों पर काम करती हैं। और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या है, बेसिकली उनके अडॉप्ट किए गए सारे के सारे वही हैं, प्योरली एकदम। कहीं तो जब हम हर जगह अपनाते हैं, सिंबल को अपनाते हैं, तो हम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझना है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक परिदृश्य रहा है। केवल राजनीतिक नहीं है, ये पूरी सोची साजिश कह सकते हैं आप, बिल्कुल। ये सम्राट अशोक के विचार से भारत को काटने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसका भी खुलासा, थोड़ा सा खुलासा इस बुक में है। अगर दर्शक इसको प्यार करेंगे, इस आइडियोलॉजी को, तो हम लोग इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। दर्शक प्यार नहीं भी करे फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक अकेला भी धरती पे अगर जिंदा रहा हेमंत कुमार, फिर भी इस विचारधारा को फैलाने के लिए काम करेगा। बिल्कुल। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है और विश्वास भी है, क्योंकि आप लोग जैसे सहयोग किए हैं इस पूरे, एक क्लियर मैं करता हूँ, ये मेरी केवल अपनी सोच नहीं है। ये सामने आशीष भाई देख रहे हैं, आज इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ऐसे लोगों का एक पूरा टीम है दिल्ली में जो इस पे हमको सहयोग करता है। और ये केवल मेरा विचार नहीं है, ये तमाम पूरे समाज का, पूरे देश से प्यार करने वाले लोगों का सामूहिक विचार है जो इसमें संजोया गया है। बिल्कुल। तो चलिए, आपका वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे, आज आपने कीमती समय निकाला। तुरंत हम यही चाहेंगे जितने भी हमारे युवा साथी हैं और जो भी व्यूअर्स हैं वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और इस विचारधारा को अडॉप्ट करें, और इसको जितना ज्यादा आप प्यार देंगे और ये विचारधारा उतनी ही तेजी से अग्रसर होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।